नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन चंद प्रमुख खबरों के बारे में सूचित करूंगा जिनका आपकी जिंदगी से सीधे तौर पर सरोकार होगा, सीधे तौर पर आपके जीवन से उसका संबंध होगा। तो आज के इस विशेष बुलेटिन में मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय खबरों से सूचित करूंगा, राष्ट्रीय खबरों से सूचित करूंगा, खेल, कारोबार, अपराध, इन तमाम खबरों से सूचित करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सबसे पहली खबर की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है कोरोना वायरस से संबंधित। देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मौजूदा आंकड़ों की मैं बात करूं दोस्तों, तो सुबह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्डोमीटर में ये आंकड़े प्रकाशित हुए थे। उसके अनुसार सुबह 11 बजे तक भारत में 7,20,346 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं। कुल मामलों की संख्या है ये। इसके अलावा देश में 20,174 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वस्थ हुए लोगों की जो संख्या है दोस्तों, वो लगातार बढ़ती जा रही है। उसमें इजाफा रोजाना दर्ज किया जा रहा है। उनकी संख्या हो चुकी है 4,40,150 से ज्यादा, जो कि लगभग राष्ट्रीय रिकवरी जो दर है देश की, वो है 60.85%। तो लगभग 60% से ज्यादा के केसेस अभी स्वस्थ हो चुके हैं, जो कि अस्पताल से या तो डिस्चार्ज हो चुके हैं या फिर वो पूर्ण रूप से रिकवर कर चुके हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, देश में एक कीर्तिमान जरूर स्थापित हुआ है। वो ये हुआ है कि देश में अब 1 करोड़ से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। यानी जिस प्रकार से कोरोना के परीक्षण किए जा रहे हैं, उनकी संख्या अब 10 मिलियन से ज्यादा की हो चुकी है। ये अच्छी खबर है एक देश के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 24 घंटों में देश में 22,252 से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं और लगातार पिछले 5 दिनों में 22,000 से ज्यादा केसेस रोजाना आ रहे हैं। इनमें कुछ दिन 24,000 से ज्यादा केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं। तो ये चिंताजनक खबर है। इसके अलावा दोस्तों, पिछले 24 घंटों में 467 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना वायरस के कारण। अगर दोस्तों मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में 1 करोड़ 17 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं कोविड-19 के। इनमें से 5,41,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। रिकवर्ड लोगों की संख्या है 67 लाख से ज्यादा। अगर मैं बात करूं दोस्तों भारत की, तो एक और चिंताजनक खबर यह है कि भारत उन देशों की सूची में अब तीसरे पायदान पर आ गया है, रूस को पछाड़ते हुए, जहां पर कोरोना वायरस सबसे ज्यादा, जिन देशों को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है। अगर बात करें दोस्तों भारत की, तो भारत से केवल और केवल ऊपर 2 देश हैं, जिनके नाम है ब्राजील, जहां पर 16 लाख से ज्यादा केसेस हैं, और इसके ऊपर है अमेरिका, जहां पर 30 लाख से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। हालांकि दोनों देशों की अगर बात करें दोस्तों, तो यूएस में यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में 1,32,000 से ज्यादा लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं और ब्राजील में 45,000 से ज्यादा लोग अपने प्राण गंवा चुके हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो भारत इनकी तुलना में मृत्यु दर में कम है, लेकिन भारत में इन दोनों देशों की तुलना में टेस्ट की संख्या आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो भी कम है। तो निश्चित रूप से हमें टेस्ट की संख्या और बढ़ानी होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं आपको देश के विभिन्न राज्यों की भी स्थिति बताना चाहूंगा। दरअसल महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है वो। महाराष्ट्र में कल तक 2,11,987 केसेस हो चुके हैं। इसी के साथ साथ पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में 5,368 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसमें 204 लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं। और मौतों का जो कुल आंकड़ा है दोस्तों महाराष्ट्र में अकेले, वो 9,029 हो चुका है। महाराष्ट्र में अगर हम बात करें तो मुंबई की अगर मैं बात करूं, जहां पर सब कुछ महाराष्ट्र का आधा है, यानी केसेस की संख्या भी आधा है। इसी के साथ साथ जो मृत्यु जिन लोगों की हो रही है उसकी परसेंटेज भी महाराष्ट्र में, मुंबई में महाराष्ट्र की तुलना में आधी ही है। यानी महाराष्ट्र के लगभग 50% से ज्यादा केसेस मुंबई में ही आ रहे हैं। तो मुंबई की अगर मैं दोस्तों बात करूं तो मुंबई में कुल केसेस की संख्या चीन से ज्यादा हो चुकी है और वो हो चुकी है 85,724, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1,201 नए केसेस सामने आए, जिनमें 39 लोगों की मृत्यु हुई है। और कुल आंकड़ा मुंबई में मृत्यु का, जितने लोगों की कोविड-19 में मृत्यु हुई है, उसका पहुंच गया है 4,938, यानी 5,000 के करीब करीब मौतें वहां पर भी हो चुकी हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरे राज्य पर हम चलते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रभावित है देश, जो राज्य है उनकी सूची में दूसरे स्थान पर है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1,14,978 कुल मामले हो चुके हैं तमिलनाडु में, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3,800
27 केसेस सामने आए जिसमें 61 लोगों ने अपने प्राण गंवाए पिछले 24 घंटों में। तमिलनाडु में कुल मौतों की संख्या अब 1571 हो चुकी है। बात करते हैं दोस्तों तमिलनाडु से ही, तो चेन्नई की बात करते हैं क्योंकि चेन्नई सबसे अधिक प्रभावित है इस राज्य में। चेन्नई में 1747 केसेस पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। और निश्चित रूप से चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे जो बड़े शहर हैं उनके लिए स्थिति वाकई में गंभीर होती जा रही है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तीसरे सबसे अधिक प्रभावित राज्य की, जिसका नाम है दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में अब 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ साथ पिछले 24 घंटों में हालांकि एक डिप देखा गया है, मुंबई में भी डिप देखा गया, चेन्नई में भी डिप देखा गया है और अब दिल्ली में भी डिप देखा गया है, जो कि है 1369 केसेस पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं और 48 लोगों की मृत्यु हुई है। इसी के साथ साथ दिल्ली में कुल मौतों की जो संख्या है वो लगभग 3115 हो चुकी है दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों देश के चौथे राज्य की जो कि सबसे अधिक तौर पर प्रभावित है, उसका नाम है गुजरात। गुजरात में 36,772 से अधिक केसेस सामने आ चुके हैं। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश जो कि इस सूची में 5वें पायदान पर है, वहां पर 28,636 मामले सामने आए हैं। एक और प्रमुख शहर की दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा, वो है दरअसल बेंगलुरु। कुछ ही दिनों पहले आपने सुना था कि बेंगलुरु की तारीफ हो रही थी, लेकिन अब बेंगलुरु में पिछले 3 से 4 दिनों में लगातार केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। बात करें बेंगलुरु की तो कुल संख्या केसेस की 10,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। एक और महानगर ऐसा आ गया है इस फहरिस्त में शामिल जहां पर आंकड़ों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और 10,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। इसी के साथ साथ पिछले 24 घंटों में 981 नए केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में कुल मौतें जो हुई है बेंगलुरु में, अकेले बेंगलुरु शहर में, वो है 10 मौतें। तो निश्चित रूप से दोस्तों देश के तमाम शहर जिनके मैंने नाम लिए और इसी के साथ साथ थाने, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, ये ऐसे शहर है दोस्तों इस देश के जहां पर कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है, पेरिस ये पसार रहा है और 80% से ज्यादा मामले इन्हीं शहरों में हैं अभी भी। और 80% से ज्यादा अगर राष्ट्र के हिसाब से भी देखो तो कई बड़ी परसेंटेज, अगर मैं देखूं 80% से ज्यादा, 85% से ज्यादा जो मामले हैं वो देश के 8 राज्यों में ही हैं, जिसमें गुजरात शामिल है, तमिलनाडु शामिल है, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर यह आंकड़ा लगभग 20,000 से ज्यादा हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों हमें फोकस करने की आवश्यकता है, नीतियों की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने की अब जो जिम्मेदारी है वो पब्लिक पर आ चुकी है। आप पर यह जिम्मेदारी है कि आप किस प्रकार से एहतियातों का सम्मान करें, एहतियातों का पालन करें, नियमों का पालन करें और उसके बाद कोविड-19 को हम टैकल कर सकते हैं, उसके ग्राफ को नीचे ला सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगली खबर की ओर। दोस्तों महत्वपूर्ण अपडेट है उन छात्रों के लिए जो कि यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज में अंतिम वर्ष में है, अंतिम सेमेस्टर में है। दरअसल परीक्षाओं को लेकर जिस प्रकार से असमंजस की स्थिति हर छात्र के भीतर है, विशेष तौर पर कॉलेज के और विश्वविद्यालय के छात्रों के भीतर, उसी कड़ी में एक ऐसी घोषणा हुई है जो कि निश्चित रूप से अंतिम जो सेमेस्टर्स में छात्र हैं उनके लिए या तो राहत बनेगी या फिर चिंता का सबब बनेगी। तो सबसे पहले वो महत्वपूर्ण अपडेट सुन लीजिए, वो ये है कि गृह मंत्रालय ने इस बात की घोषणा कर दी है, इस बात की अनुमति दे दी है यूजीसी को, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, कि वो अब अगस्त और सितंबर तक यानी सितंबर के अंत तक अपने कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में, चाहे वो तकनीकी तौर पर हो, चाहे वो किसी भी लिबरल आर्ट्स के कॉलेज हो, किसी भी प्रकार के कॉलेज हो, वहां पर वो अपने अंतिम सेमेस्टर्स के छात्रों की परीक्षाओं को या तो ऑफलाइन मोड में या फिर ऑनलाइन मोड में आयोजित करवाएं। इसी के साथ साथ एक और चीज उन्होंने बताई है, वो ये है कि जो छात्र सितंबर के अंत तक भी अगर परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाते तो उनके लिए विशेष तौर पर किसी और तिथि पर उनकी परीक्षा को आयोजित कराने का एक स्पेशल क्लॉज उसमें जोड़ा गया। इसी के साथ साथ दोस्तों दरअसल गृह मंत्रालय ने इस बात की अनुमति देने के बाद यूजीसी ने एक आपातकाल की बैठक बुलाई और उसमें यह फैसला लिया कि अब छात्रों की परीक्षा होगी और इसी के साथ साथ अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के जो छात्र हैं उनकी तो परीक्षा होगी, लेकिन जो उससे पहले के ईयर्स के यानी अन्य जो सेमेस्टर्स के लोग हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए अभी स्थिति साफ नहीं है। हालांकि ये कई हद तक कहा गया है कि उनके जो मार्क्स है, उनको जो प्रमोशन मिलेगा
वो इस आधार पर मिलेगा कि उनके पिछले सेमेस्टर्स में किस प्रकार के अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं, या फिर आंतरिक मूल्यांकन के हिसाब से उनको प्रमोशन मिलेगा। तो ये थे एक महत्वपूर्ण अपडेट। और इसी के साथ साथ गृह मंत्रालय ने यह भी कहा है कि तमाम जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गाइडलाइंस को जारी किया गया है, यानी 2 गज की दूरी, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, ये सब की तमाम जो गाइडलाइंस है इनका पालन करने के बाद ही परीक्षाओं को आयोजित कराने की अनुमति दी है। तो गृह मंत्रालय ने इस बात की अनुमति दे दी है। यूजीसी ने भी कह दिया है कि जुलाई, हो सकता है जुलाई में हो या फिर अगस्त या सितंबर में, या तो ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर मिश्रित तरीके से इन परीक्षाओं को आयोजित किया जाएगा अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगली खबर की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिस प्रकार से हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की निर्मम हत्या कर दी थी, उसके संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि दरअसल उसके सर पर जो इनाम घोषित हुआ था वो अब बढ़कर 2.5 लाख का इनाम हो चुका है। यानी वो वांछित सूचियों की लिस्ट में जो शामिल है विकास दुबे, उसके सर पर जो अब इनाम है वो 2.5 लाख रुपए का हो चुका है। इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने तमाम टोल नाकों को इस बात के आदेश दिए हैं कि वो अपने यहाँ तमाम टोल नाकों पर इसके पोस्टर छपवाए, इसके पोस्टर्स लगवाए और उस पर लिखा जाए कि इसकी तलाश है, ये वांछित है। इसी के साथ साथ एक बात और है दोस्तों कि 4 पुलिस कर्मियों को अब तक मुखबिरी के आरोप में निलंबित कर दिया है। तो ये है महत्वपूर्ण अपडेट। लेकिन अभी भी 70 घंटों से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया और वो अभी भी फरार है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितनी शीघ्र यूपी पुलिस इसको गिरफ्तार करती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की ओर। भारत और चीन के गतिरोध की। दरअसल सीमा विवाद आप जानते हैं कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच हो रहा है और ऐसे में चीन ने कल अपनी सेना को गलवान घाटी से पीछे हटा लिया है। ये वही गलवान घाटी है जहां पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच 15 और 16 जून की रात को हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 से अधिक जवान शहीद हुए थे और चीन के जवानों को भी, चीन की पीएलए आर्मी को भी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा था। उनके भी कई जवान हताहत हुए थे। ऐसे में दोस्तों कल जब भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हुई, यानी फोन पर जब बात हुई, तो उसके बाद ये फॉर्मूला निकाला गया कि दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हटेंगी। इसी के साथ साथ एक और खबर ये आई दोस्तों कि PP-14 यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर से दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी। सबसे पहले चीन की सेना वहां से पीछे हटेगी क्योंकि चीन की सेना पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर आकर बैठ गई थी। ऐसे में भारत ने जिस प्रकार से गलवान घाटी के विषय में, या पूर्ण रूप से अगर चीन के विवाद के जो सीमा विवाद है उसके विषय में जिस प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिस प्रकार से कूटनीतिक कदम उठाए, जिस प्रकार से सैन्य वार्ताओं के माध्यम से जिस प्रकार की सहमतियां बनी है दोनों देशों के बीच, उसकी कड़ी में पहला कदम चीन की ओर से आया है कि चीन ने अपने सैनिकों को पीछे कर लिया है। हालांकि कितना किलोमीटर पीछे किया है, कितने पीछे चीन की सेना गई है, इस पे अभी स्पष्ट जानकारी नहीं आई है। आने वाले कुछ दिनों में दोनों देशों की सेनाएं जब इस पर बैठेंगी, इस पर जब एक दूसरे को जस्टिफाई कर देंगी कि इतनी दूरी से चीनी सेना हट गई, जब भारतीय सेना इस बात की पुष्टि कर देगी कि चीन की सेना इतनी पीछे हट गई, उसके बाद कोई पूर्ण रूप से कहानी या जो आंकड़ा है वो सामने आएगा कि कितना किलोमीटर वो पीछे हटी है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल विदेश मंत्री चीन के जो है और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बीच जो वार्ता हुई, उसके बाद दोनों देशों के ये जो दोनों है दोस्तों, ये विशेष प्रतिनिधि हैं। जब भी कोई सीमा वार्ता होगी तो दोनों देशों की ओर से यही दोनों सामने आएंगे जो कि बातचीत को कंडक्ट करवाएंगे या उनके बातचीत करेंगे उन दोनों देशों के बीच, क्योंकि ये दोनों विशेष प्रतिनिधि हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि एक बफर जोन बनाने की भी बात कही गई है, जिसमें भारतीय सेना भी और चीन की सेना भी एक निश्चित किलोमीटर के दायरे से पीछे रहेगी, जहां पर जो दोनों देशों के बीच में जो दायरा होगा, जिस प्रकार से एलओसी पर नो मैंस लैंड है, उसी प्रकार से यहां पर भी एक बफर जोन बनाया जाएगा जहां पर दोनों देशों की सेनाएं नहीं आएंगी, ताकि उन दोनों देशों की सेनाओं के बीच टकराव ना हो सके, हिंसक झड़प ना हो सके, तनातनी ना हो सके जैसे पहले भी हुई थी। इसी के साथ साथ दोस्तों एक बात और बहुत ही अहम है कि जब भारतीय सेना इस बात की पुष्टि कर देगी कि चीन की सेना उस करार के अनुसार वो पीछे हट गई है, उसके बाद फिर
भारतीय सेना भी पीछे हटेगी और उसकी पुष्टि चीन की सेना करेगी। लेकिन सबसे पहले चीन की सेना पीछे हटेगी, उसकी पुष्टि भारतीय सेना करेगी। तो गलवान घाटी से ये सबसे बड़ा अपडेट ये आया दोस्तों। इसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि तंबू जो उन्होंने गाड़े थे, जो अस्थायी तौर पर जो उन्होंने पोस्ट स्थापित करी थी, उनको भी वो हटाएगी जल्द से जल्द चीनी सेना। लेकिन पेंगोंगसो झील पर किस प्रकार से चीनी सेना जो आगे आ चुकी है, जो फिंगर 4 तक आ चुकी है चीनी सेना, वहां से अभी कोई अपडेट नहीं आया कि किस प्रकार से पेंगोंगसो झील में क्या चीनी सेना पीछे हटेगी या नहीं, अपनी अप्रैल वाली वापस उस स्थिति पर पहुंचेगी कि नहीं, इस पर अभी कोई अपडेट नहीं आया। लेकिन गलवान घाटी से जरूर चीनी सेना पीछे हट रही है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अगली खबर की ओर। दोस्तों इस बुलेटिन की अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं, जो खबर निश्चित रूप से आपको चौंका देगी, क्योंकि 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बात की घोषणा करी है, इस बात का उन्होंने दावा किया है अपने शोध में कि जो कोरोना वायरस है वो केवल सतह से ही नहीं फैलता है बल्कि हवा से भी फैल सकता है। और उन्होंने WHO को यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को बकायदा एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इस बात को भी अपनी गाइडलाइंस में जोड़े और इस बात की भी पुष्टि करे और इस बात को भी वो आधिकारिक तौर पर कहे कि इसका संक्रमण हवा है। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है जिसमें 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने इस बात को कहा कि जब कभी भी आप पब में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, विशेष तौर पर लॉकडाउन खुलने के बाद जब तमाम देशों में इन तमाम सार्वजनिक स्थानों को खोल दिया गया, तो ऐसे में जब ये तमाम स्थान बंद कमरे में होते हैं, क्लोज डोर्स के भीतर होते हैं, तो ऐसे में वहां पर अगर कोई संक्रमित व्यक्ति पहुंच जाए और उसमें लक्षण नहीं होंगे, तो वो जब वहां पर वायरस को फैला देगा तो वो वायरस उसी कमरे में ही कैद हो जाता है, बंद हो जाता है। और उसके बाद जब आने वाले समय में वहां पर तमाम और ग्राहक नए आते हैं और कस्टमर्स नए आते हैं, तो उसके बाद वो उन लोगों को भी संक्रमित कर देता है। ऐसे में दोस्तों इस बात का ये दावा करना इन वैज्ञानिकों को निश्चित रूप से पूरे विश्व को चिंता में डालेगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने इस बात की भी पुष्टि करी है इस पत्र में, वो चाहते हैं कि जो लोग यानी अगर संक्रमित व्यक्ति अगर आपके घर में अगर होम क्वारंटीन पर है या होम आइसोलेशन पर है, तो वो उस घर के लोग भी जो उस घर में सदस्य हैं वो भी अपने घर में N95 मास्क को लगा के रखें, वरना घर के भीतर भी और सदस्य और ज्यादा संक्रमित हो सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों उन्होंने इस बात का भी दावा किया है कि जिस प्रकार से झुग्गी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में जहां पर जो मकान होते हैं, झोपड़ियां होती हैं, वो पास पास होती हैं, ऐसे में संक्रमण और फैल सकता है। तो इस प्रकार का दावा करना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और संजीदगी के साथ हमें सोचने की आवश्यकता है। तो यही पत्र उन्होंने WHO को दिया है लिखकर, और हो सकता है आने वाले कुछ समय में किसी बड़ी साइंस जर्नल में ये लेख प्रस्तुत हो, ये रिसर्च के जो जितने भी परिणाम है उसको प्रकाशित किया जाए और ऐसे में और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचेगी। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।